नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हमारे लेटेस्ट या मॉडिफाइड यूएस आईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग 2021 के या 2021 के नोट्स आपको दिखाने वाले हैं तथा हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट यूएस आईटी रिक्रूटिंग ट्रेनिंग देने वाले हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आज का पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ यूएस जियोग्राफी। इसमें हम यूएस जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। कैपिटल ऑफ यूएस इज़ वाशिंगटन डीसी एंड देयर आर more than 50 states in United States of America including Washington DC. US land borders with Canada and Mexico, maritime borders with Russia and Cuba. Northern border of US with Canada is world's longest बायनेशनल लैंड बॉर्डर। ओके, कनाडा के साथ अमेरिका की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बायनेशनल लैंड बॉर्डर है। और अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। यूएस इज़ लोकेटेड बिटवीन टू ओशंस, अटलांटिक ओशन जिसे कि ईस्ट कोस्ट भी कहते हैं और पैसिफिक ओशन जिसे वेस्ट कोस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 5 टेरिटोरीज़ हैं जैसे कि पुर्टो रिको, यूएस वर्जिन आइलैंड, अमेरिकन सामाओ, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड गुआम। इसके अलावा यूएस की लॉन्गेस्ट रिवर्स की बात करते हैं हम। ये 2 रिवर्स हैं जैसे कि मिसिसिपी रिवर और मिजोरी रिवर। तो दोस्तों, ये हमने यूएस जियोग्राफी कंप्लीट की है। अब हम बात करते हैं यूएस स्टेट्स के बारे में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल 51 और 52 स्टेट्स होती है जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं। एलाबामा, अलास्का, एरिज़ोना, आर्कांसस, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, हवाई, आइडाहो, इलिनॉय, इंडियाना, आयोवा, कैंसस, केंटकी, लुजियाना, मेन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, मिसिसिपी, मिजोरी, मोंटाना, नेब्रास्का, नेवाडा, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ डाकोटा, ओहायो, ओक्लाहोमा, ओरेगन, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड, साउथ कैरोलिना, साउथ डाकोटा, टेनेसी, टेक्सास, यूटाह, वर्मोंट, वर्जीनिया, वाशिंगटन, वेस्ट वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, व्योमिंग। दोस्तों, आपको ये सारे नोट्स आपको हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन ये वाले जो नोट्स हैं ये मॉडिफाइड नोट्स है। इसमें हमने कुछ और न्यू टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, आप इनका एडवांटेज ले सकते हैं। अब यूएस टाइम जोन 6, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मेनली 6 टाइम जोन होती है। ठीक है, अब इन टाइम जोन्स में कितनी स्टेट्स आती है उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ईएसटी टाइम जोन। ओके, 17 स्टेट्स एंड वाशिंगटन डीसी आर लोकेटेड एंटायरली विद इन ईएसटी टाइम जोन। ईएसटी टाइम जोन में 17 स्टेट्स आती हैं जैसे कि कनेक्टिकट, डेलावेयर, जॉर्जिया, मैन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड, साउथ कैरोलिना, वर्मोंट,
वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया। ओके, सो ये 17 स्टेट्स है। अब इसके अलावा 5 स्टेट्स आर पार्टली इन द EST टाइम जोन with remaining portion in CST टाइम जोन। ओके, सो यूएसए की 5 स्टेट्स ऐसी है जो कि EST में भी है, आती हैं और CST में भी आती है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। फ्लोरिडा, इंडियाना, केंटकी, मिशिगन, टेनेसी। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं CST टाइम जोन की। ठीक है, 10 स्टेट्स आर कंटेंड इन CST टाइम जोन। मेनली CST टाइम जोन में 10 स्टेट्स आती है, जैसे कि अलाबामा, आर्कांसस, इलिनॉय, आयोवा, लुजियाना, मिनेसोटा, मिसिसिपी, मिजोरी, ओक्लाहोमा एंड विस्कॉन्सिन। इसके अलावा 5 स्टेट्स आर स्प्लिट बिटवीन CST टाइम जोन एंड MST टाइम जोन। अब इसमें 5 टाइम स्टेट्स ऐसी हैं जो कि CST में भी आती है और MST में भी आती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। कैंसस, नेब्रास्का, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा एंड टेक्सास। अब इसके अलावा 5 स्टेट्स आर स्प्लिट बिटवीन CST टाइम जोन एंड EST टाइम जोन। ठीक है, 5 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि CST में भी आती है और EST में भी। फ्लोरिडा, इंडियाना, केंटकी, मिशिगन और टेनेसी। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम PST टाइम जोन स्टेट्स के बारे में। PST टाइम जोन में कितनी स्टेट्स आती हैं, इसके बारे में जानते हैं। सो 6 स्टेट आर फुली कंटेन्ड इन MST। ओके, देखिए ये 6 टाइम जोन है। ठीक है, स्टेट्स है। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन। 3 स्टेट्स आर स्प्लिट बिटवीन PST टाइम जोन एंड MST। ओके, सो 3 स्टेट ऐसी हैं जो PST में भी आती है और MST में भी आती है, जैसे कि आइडाहो, नेवाडा एंड ओरेगन। 1 स्टेट इज split between PST time zone, Alaska time zone and Hawaii। ओके, अलास्का। अब हम MST टाइम जोन के बारे में बात करते हैं। 6 स्टेट आर फुली कंटेन इन MST टाइम जोन। ओके, सो कोलोराडो, मोंटाना, न्यू मैक्सिको, यूटाह, व्योमिंग, एरिजोना। 3 स्टेट्स ओके, जैसे कि अभी हमने बात की थी, 3 स्टेट्स आर स्प्लिट बिटवीन MST टाइम जोन एंड PST टाइम जोन, जैसे कि आइडाहो, ओरेगन, नेवाडा। 5 स्टेट्स आर स्प्लिट बिटवीन MST टाइम जोन एंड CST टाइम जोन। ओके, सो 5 स्टेट्स ऐसी हैं जो MST में भी आती है और CST में भी। अब ये कौन सी है? कैंसस, नेब्रास्का, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा एंड टेक्सास। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, जस्ट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट्स हम आपको देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। दोस्तों, USA में डे लाइट सेविंग टाइम का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। इसे शॉर्ट में DST भी कह सकते हैं। डे लाइट सेविंग टाइम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग क्लॉक्स फॉरवर्ड 1 आवर फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइम। ओके, सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये प्रैक्टिस है कि समर में वो अपनी जो क्लॉक्स है या घड़ीज़ है वो 1 घंटा आगे कर लेते हैं। ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग क्लॉक फॉरवर्ड 1 आवर फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड बैक अगेन इन फॉल। ओके, सो समर में ये 1 घंटा अपनी घड़ी को आगे कर लेते हैं और फॉल में ये 1 घंटा वापस अपनी घड़ी को पीछे सेट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक बेटर यूज़ ऑफ नेचुरल सनलाइट। ओके, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये नेचुरल जो सूर्य की जो लाइट होती है उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, इसीलिए ये समर में अपनी जो घड़ी है टाइम जोन के हिसाब से ये 1 घंटा आगे कर लेते हैं और फॉल में ये 1 घंटा वापस से पीछे कर लेते हैं। अब ये ऐसा कब करते हैं? ओके, अगर हम 2021 की बात करें तो इन्होंने अपनी घड़ी 1 घंटा आगे कब की? 14 मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपना टाइम को 1 घंटा आगे कर लिया गया है, जैसे कि डे लाइट सेविंग टाइम स्टार्टेड। ओके, सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस साल 14 अगस्त
सॉरी 14 मार्च 2021 में डे लाइट सेविंग टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये 7 मार्च 2021 तक चलेगा। ओके, ये डे लाइट सेविंग टाइम एंड्स एंड 7 नवंबर 2021 से फिर मार्च तक नॉर्मल टाइम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइम जोन। अब दोस्तों यदि हम इंडिया में बैठे हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि EST में क्या टाइम हो रहा है, CST में क्या हो रहा है, MST में क्या हो रहा है, PST में क्या हो रहा है। सो ये मैंने कुछ आपको इस नोट्स में कुछ फॉर्मूले दिए हैं, उनकी सहायता से आप EST, CST, MST और PST का टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंडिया के टाइम से 9.5 घंटे जब आप घटाएंगे तो आपको EST टाइम मिलेगा, और यदि आप इंडिया के टाइम से 10.5 घंटे माइनस करेंगे तो आप CST टाइम के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इंडिया टाइम से 11.5 घंटे माइनस करते हैं तो आप MST टाइम पता कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि आप इंडिया टाइम से 12.5 घंटे माइनस करते हैं तो आपको PST टाइम मिल जाता है। काफ़ी इजी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आप एक US IT रिक्रूटर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो लीव्स हैं जो कंपनी की तरफ से मिलती है वो आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लीव के अकॉर्डिंग ही आपके हॉलीडेज़ होते हैं। ठीक है, सो मैं आपको कुछ हॉलीडेज़ लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये 2021 के फेडरल हॉलीडे लिस्ट है, जैसे कि एक फ्राइडे जनवरी 1 न्यू ईयर्स डे है, नया साल, इस दिन छुट्टी थी। मंडे जनवरी 18 मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे। फिर फरवरी 15 मंडे को प्रेसिडेंट्स डे था। मई 31 मंडे को मेमोरियल डे था। जुलाई 4 संडे को इंडिपेंडेंस डे था। जुलाई 5 मंडे को इंडिपेंडेंस डे था। ठीक है, सितंबर 6 मंडे को लेबर डे होगा, छुट्टी होगी। आने वाले जो 6 सितंबर को लेबर डे की छुट्टी होगी यदि आप एज ए US IT रिक्रूटर जॉब कहीं कर रहे हैं तो। अक्टूबर 11 मंडे को कोलंबस डे होगा, उस दिन छुट्टी रहेगी। नवंबर 11 थर्सडे को वेटरन्स डे होगा। 25 नवंबर थर्सडे को थैंक्स गिविंग डे की छुट्टी होती है। ठीक है, फ्राइडे दिसंबर 24 को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। दिसंबर 25 सैटरडे को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 31 दिसंबर फ्राइडे को न्यूयॉर्क डे की छुट्टी रहेगी साल के अंत की। ठीक है, तो ये छुट्टियां रहेंगी। इसमें से कुछ छुट्टियां हो चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं, तो यदि आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये छुट्टियां मिलेंगी। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ US स्टाफिंग। यदि आप एज ए US IT रिक्रूटर ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, या यदि आप एक US IT रिक्रूटर के लिए कहीं भी इंटरव्यू देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ US स्टाफिंग। ओके, सो दोस्तों US स्टाफिंग, जैसा कि आप ये टाइटल दे सकते हैं, US स्टाफिंग यूनाइटेड स्टेट of America. Okay, so basically US staffing is a US based recruitment, talent acquisition, staffing, okay, और प्लेसमेंट कंपनी। सो US स्टाफिंग कंपनी एक प्रकार की रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन या स्टाफिंग या प्लेसमेंट कंपनी होती है। और ठीक है, नॉर्मल से हम यही बात करेंगे। और मैनी क्लाइंट्स आर एसोसिएट विथ US स्टाफिंग कंपनीज। Clients share open requirement, open job positions with US staffing companies, and US staffing companies work on these jobs or requirements and try to find most suitable candidate for client open job positions. Okay, so US staffing company एक प्रकार की US based recruitment company होती है। टाइप्स ऑफ US स्टाफिंग कंपनी। ओके, सो US स्टाफिंग कंपनी कितने प्रकार की होती है? सो दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है। एक वे US स्टाफिंग कंपनी जो बेंच सेल्स में काम करती है, और दूसरी जो US स्टाफिंग कंपनी होती है US IT रिक्रूटमेंट करती है। बेंच सेल्स में कैंडिडेट के रेज्यूमे को मार्केट किया जाता है, और US IT रिक्रूटमेंट में क्लाइंट की ओपन जॉब पोजीशंस के लिए कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है और उन्हें क्लाइंट को मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को क्लाइंट को सबमिट किया जाता है। बेंच सेल्स रिक्रूटर। ओके, बेंच सेल्स रिक्रूटर क्या होते हैं? बेंच सेल्स रिक्रूटर और बेंच मार्केटर इज अ सेल्स और रिक्रूटिंग पर्सन
at staffing company that is responsible for marketing of candidate resume who are not working on project. सो बेंच सेल्स रिक्रूटर को हम बेंच मार्केटर भी कह सकते हैं. ये एक तरह के सेल्स प्रोफेशनल होते हैं या रिक्रूटिंग पर्सन होते हैं किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी में, जो कि कैंडिडेट के रेज्यूमे को मार्केट करते हैं जो कि अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं. दे फाइंड रिक्वायरमेंट, सबमिट देयर कैंडिडेट एंड प्लेस देम ऑन प्रोजेक्ट विथ क्लाइंट्स और स्टाफिंग कंपनी. सो बेंच सेल्स रिक्रूटर का क्या काम होता है? ये अपने कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट को ढूंढते हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट पे अपने कैंडिडेट को सबमिट करते हैं और उन्हें प्लेस करने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट पे. अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ यूएसआईटी रिक्रूटर. सो यूएसआईटी रिक्रूटर आर दोस एचआर प्रोफेशनल हु वर्क ऑन क्लाइंट ओपन जॉब पोजीशंस. सो यूएसआईटी रिक्रूटर एक तरह के एचआर प्रोफेशनल होते हैं जो कि क्लाइंट की ओपन जॉब पोजीशन पे काम करते हैं एंड अट्रैक्ट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर क्लाइंट ओपन जॉब पोजीशन and try to submit best available candidate to client vacant or open job position. So USIT recruiter client की open job position के लिए candidate best suitable या most suitable candidate को submit करते हैं. What is managed service provider? Managed service provider क्या होता है? ठीक है, ये काफ़ी important question है और ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा. ए MSP और managed service provider इज़ एन आउटसोर्स प्रोवाइडर. MSP एक प्रकार के आउटसोर्स्ड प्रोवाइडर होते हैं दैट मैनेज ईदर और पार्ट ऑफ द टेम्परेरी वर्कर रिक्वायरमेंट. ओके, सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टेम्प रिक्वायरमेंट होती है या कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट होती है, सो MSP क्या करते हैं, या तो वे उस ऑर्गेनाइजेशन की टेम्प कुछ रिक्वायरमेंट को मैनेज करेंगे या फुली मैनेज करेंगे. ओके, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर full end-to-end management of contingent workforce for supplier engagement to strategic planning and offboarding. Okay, so MSP का जो काम होता है ये किसी भी क्लाइंट की जो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट होती है उन्हें मैनेज करने का काम करते हैं. What is VMS? वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ओके, सो ए VMS इज़ ए वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. सो वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है दैट अलाउ यू टू मैनेज योर कंपनी एंटायर कंटिंजेंस वर्कफोर्स हायरिंग प्रोसेस. ओके, सो VMS पे आप अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हायरिंग प्रोसेस या टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं. एज ए USIT रिक्रूटर हमें VMS से रिक्वायरमेंट मिलती है, फिर हम जॉब डिस्क्रिप्शन समझते हैं और बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट को VMS के थ्रू क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं. कुछ VMS के आपको एग्जांपल के नाम में कुछ VMS के मैं आपको नाम बता देता हूँ. फील्ड ग्लास, वॉल्ट, बीलाइन एंड IQ नेविगेटर. व्हाट इज़ टायर 1 एंड टायर 2 क्लाइंट्स और वेंडर्स? ओके, सो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज़ टायर 1 और टायर 2? सो ना अब हम जानेंगे टायर 1 क्या होता है. टायर 1 क्लाइंट्स और US स्टाफिंग और वेंडर्स इज़ वन हु सबमिट रेज्यूमे टू द एंड क्लाइंट्स. सो टायर 1 क्लाइंट्स एंड क्लाइंट को कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करते हैं. और अब टायर 2 क्या होता है? टायर 2 क्लाइंट इज़ वन हु सबमिट रेज्यूमे टू टायर 1 क्लाइंट्स. सो टायर 2 क्लाइंट्स कैंडिडेट के रेज्यूमे को टायर 1 पे सबमिट करते हैं और टायर 1 कैंडिडेट के रेज्यूमे को एंड क्लाइंट को सबमिट करते हैं. सो काफ़ी इजी इसकी डेफिनेशन है. US टैक्स टर्म. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 3 तरह की टैक्स टर्म होती है, W2, C2C और 1099. ओके, सो व्हाट इज़ W2? W2 is a contract between employee and employer. An employer deduct employee taxes and deposit to US government. W2 may be full-time or also contract. In W2, salary is given on hourly basis and also monthly basis. In W2 requirement, we mostly work with US citizen and green card holders. So W2 क्या होता है? W2 is a contract. एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के टैक्स को डिडक्ट करता है और US गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, ये सबमिट करता है. अब हम W2 में सैलरी आवर घंटे के या आवर बेसिस पे देते हैं और W2 रिक्वायरमेंट हम W2 रिक्वायरमेंट पे US सिटीज़न और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के साथ ही काम करते हैं मोस्टली.
What is C2C? Okay, so C2C, there is a contract between two corporation known as C2C. In this concept, corporation or US staffing companies in okay, so कॉप टू कॉप क्या होता है? कॉप टू कॉप में दो तरह की कॉपरेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है. कॉपरेशन वन, इन दिस कॉपरेशन एम्प्लॉय वर्क अंडर दिस कॉपरेशन. ओके, सो कॉपरेशन वन में एम्प्लॉय काम करता है और कॉपरेशन वन एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय होता है उसका एम्प्लॉयर होता है, ठीक है. सो कॉपरेशन वन का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉय के टैक्स को डिडक्ट करे और यूएस गवर्नमेंट को सबमिट करें. कॉपरेशन टू एम्प्लॉय का किसी भी कंसल्टेंट या एम्प्लॉय का किसी भी प्रकार का कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करती है, ठीक है. व्हाट इज़ 1099? इन दिस कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय डिपॉजिट ऑन टैक्सेस टू यूएस गवर्नमेंट. ओके, सो 1099 में कैंडिडेट क्या करता है? अपना टैक्स खुद यूएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है. दूसरे तरह की जो कॉपरेशन होती है वो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स 1099 कैंडिडेट से का डिडक्ट नहीं करती है. अब हम यूएस वीज़ा की बात करेंगे. H1B वीज़ा क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. H1B वीज़ा प्रोवाइड दोज स्किल्ड प्रोफेशनल हु वांट टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट इन H1 स्टेटस. ओके, सो H1 वीज़ा स्किल्ड प्रोफेशनल को जो फॉरेनर या विदेशी प्रोफेशनल होते हैं उनको दिया जाता है. दिस इज़ अ वर्क वीज़ा. H1 को वर्क वीज़ा भी कहा जाता है और उसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी कहा जाता है. H1 की वैलिडिटी इनिशियली 3 ईयर्स होती है जो कि 6 साल तक बढ़ाई जा सकती है. H4B वीज़ा, दिस इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ H1B वीज़ा होल्डर. सो H4B वीज़ा H1B वीज़ा होल्डर का एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है. H4B वीज़ा को नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी कहा जाता है. दिस वीज़ा इज़ गिवन टू स्पाउस ऑफ H1 वीज़ा होल्डर. सो H4B वीज़ा किसे दिया जाता है? सो H4B वीज़ा H1B वीज़ा होल्डर की स्पाउस को या अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ H1B वीज़ा होल्डर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज को दिया जाता है. H4 वीज़ा की वैलिडिटी H1 वीज़ा पे डिपेंडेंट होती है क्योंकि H4B वीज़ा एक डिपेंडेंट वीज़ा है जो कि जिसकी वैलिडिटी H1 पे डिपेंड करती है. अब हम बात करते हैं F1 वीज़ा क्या होता है. द F1 स्टूडेंट वीज़ा इज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा. ओके, सो F1 वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा भी कहा जाता है और ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है. डेट अलाउज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू एंटर यूएस एंड स्टडी. सो F1 वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा भी कहा जाता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी कहा जाता है. यह इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टडी करने के लिए की परमिशन देता है, ठीक है. और उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 5 ईयर्स होती है. F1 वीज़ा के 2 सब पार्ट होते हैं, CPT वीज़ा और OPT वीज़ा. ओके, सो CPT का फुल फॉर्म होता है करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गिव्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑथराइजेशन टू गेन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड टू डू पेड इंटर्नशिप. ओके, सो CPT वीज़ा में आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं 20 आवर्स इन अ वीक. ओके, और इसकी इनिशियल वैलिडिटी 12 महीने या 1 साल होती है. यदि आप CPT वीज़ा पे फुल टाइम काम करते हैं तो आप OPT वीज़ा नहीं ले सकते हैं. यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर OPT वीज़ा, तो ये ध्यान दीजिएगा. OPT वीज़ा का फुल फॉर्म होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ ए टेम्प एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू F1 स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है. इसकी इनिशियल वैलिडिटी 1 साल होती है. ए वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ 24 मंथ्स. ओके, यदि जब इसकी जो इनिशियल वैलिडिटी 1 ईयर होती है और यदि आप इसका एक्सटेंशन लेते हैं OPT या स्टैम्प OPT वीज़ा तो ये 24 महीने और ले सकते हैं. टोटल इसकी वैलिडिटी हो जाएगी 36 मंथ. यदि आप स्टैम्प OPT वीज़ा लेते हैं तो OPT वीज़ा की वैलिडिटी 36 महीने हो जाएगी. 12 + 24 36. To be eligible for 12-month permit, any degree in any field of study is valid for 17-month OPT extension. यदि आप OPT में एक्सटेंशन लेते हैं तो 17 महीने मिलता है, ठीक है, यदि आपके पास साइंस डिग्री है. व्हाट इज़ E3 वीज़ा? E3 वीज़ा
यूनाइटेड स्टेट वीज़ा होता है जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को दिया जाता है। ये H1B वीज़ा के सिमिलर होता है। और स्पाउस ऑफ E3 वीज़ा होल्डर में वर्क इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विदाउट रेस्ट्रिक्शन, और E3 वीज़ा की वैलिडिटी 2 साल होती है। L1 वीज़ा को L1 वीज़ा क्या होता है? L1 वीज़ा को इंट्रा कंपनी वीज़ा भी कहा जाता है। यह एक तरह का वीज़ा डॉक्यूमेंट होता है। L1 वीज़ा इज़ अ वीज़ा डॉक्यूमेंट यूज टू एंटर यूनाइटेड स्टेट फॉर पर्पज ऑफ वर्क इन L1 स्टेटस। ठीक है। द L1 वीज़ा इज़ फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफीज हु वर्क इन मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन कंपनी दैट इज़ लोकेटेड आउटसाइड। दिस इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। L1 वीज़ा को नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी कहा जाता है। इनिशियल इसकी वैलिडिटी 3 महीने से 5 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम वैलिडिटी ये 7 ईयर्स हो सकती है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको L1 वीज़ा लेना है, यदि आप किसी इंडिया में कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका ऑफिस, उसकी एक ब्रांच यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी है, और यदि आप सेम कंपनी में आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में काम करना चाहते हैं, तो आपको L1 वीज़ा लेना होगा, जिसे कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा कहा जाता है। ओके। और इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 7 ईयर्स होती है। L2 वीज़ा की बात करते हैं दोस्तों। L2 वीज़ा क्या होता है? L2 वीज़ा इज़ अ वीज़ा डॉक्यूमेंट। L2 वीज़ा एक तरह का वीज़ा डॉक्यूमेंट होता है यूज टू एंटर यूनाइटेड स्टेट बाय डिपेंडेंट स्पाउस एंड अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज ऑफ क्वालिफाइड L1 वीज़ा होल्डर्स। ओके। सो L2 वीज़ा एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है जो कि L1 वीज़ा का या तो स्पाउस होगा या अनमैरिड चिल्ड्रन होगा अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। दिस इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा। सो L2 वीज़ा को डिपेंडेंट वीज़ा भी कहा जाता है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसकी वैलिडिटी H1 वैलिडिटी पे डिपेंड करती है। B1 वीज़ा। सो B1 वीज़ा क्या होता है? द B1 वीज़ा इज़ टेम्पररी एंड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दैट अलाउज द वीज़ा होल्डर टू ट्रेवल टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिजनेस पर्पस। ओके। सो B1 वीज़ा में यदि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अंडर B1 वीज़ा जाना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस पर्पस के लिए ही आप जा सकते हैं। यदि कोई बिजनेसमैन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किसी बिज़नेस पर्पस के लिए जाना चाहता है तो उसे B1 वीज़ा लेना होगा। B1 वीज़ा को बिज़नेस वीज़ा भी कहा जाता है और उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है। अब हम बात करते हैं B2 वीज़ा की। सो B2 वीज़ा, यदि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ट्रैवल पर्पस से जाना चाहते हैं तो आपको B2 वीज़ा लेना होगा। और B2 वीज़ा को ट्रैवल वीज़ा या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा भी कहा जाता है, जिसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है। TN वीज़ा। ओके। TN वीज़ा का फुल फॉर्म होता है ट्रीटी नाफ्टा या ट्रेड नाफ्टा। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि कैनेडियन और मैक्सिकन सिटीजन्स को दिया जाता है। इसकी इनिशियल वैलिडिटी 1 ईयर्स होती है। ओके। सो TN वीज़ा कैनेडियन सिटीजन्स को दिया जाता है और T2 वीज़ा मैक्सिकन सिटीजन्स को दिया जाता है। J1 वीज़ा क्या होता है? J1 वीज़ा को एक्सचेंज विजिटर वीज़ा भी कहा जाता है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज विजिटर जो ये वीज़ा होता है, इसमें कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक्सचेंज विजिटर वीज़ा। ओके। सो उन प्रोग्राम्स के अनुसार इसकी वैलिडिटी अलग अलग हो सकती है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 ईयर्स। ओके। असाइलम वीज़ा। दोस्तों, यदि आप एज ए USIT रिक्रूटर काम करेंगे तो आपको एक वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, असाइलम वीज़ा। मान लीजिए किसी भी दूसरी कंट्री में अगर किसी नागरिक को जान का खतरा है तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में असाइलम वीज़ा ले सकता है। ठीक है। सो लेंथ ऑफ असाइलम प्रोसेस वेरीज। ओके। सो असाइलम वीज़ा को शरणार्थी वीज़ा भी कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को असाइलम इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। ओके। यदि किसी व्यक्ति को अपनी कंट्री में किसी भी प्रकार की जान का खतरा है तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में असाइलम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है।
ईएडी, ओके, सो ईएडी का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ग्रीन कार्ड क्या होता है? ग्रीन कार्ड होल्डर को परमानेंट रेजिडेंट भी कहा जाता है और ग्रीन कार्ड को परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहा जाता है। ओके, एक तरह का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है जो कि व्यक्ति के को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी को शो करता है। ठीक है, अब ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी अलग अलग हो सकती है। कुछ परमानेंट रेजिडेंट या ग्रीन कार्ड होल्डर्स की जो वैलिडिटी है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इस कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये हमेशा के लिए रह सकते हैं। कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है और कुछ की 2 ईयर्स होती है। अब यूएस सिटीजन्स क्या होते हैं? जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो नेटिव होते हैं, जो वहाँ जन्मे हैं, जिनको राइट्स प्राप्त हैं, ठीक है, स्पेसिफिक राइट्स या अधिकार, सो उन्हें यूएस सिटीजन कहा जाता है। What is recruitment? Okay, so recruitment is the process of identify, attracting, sourcing, screening, shortlisting, interviewing, hiring most suitable candidate for available job is known as recruitment. So recruitment में क्या करते हैं हम? most suitable candidate को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अप्लाई करने के लिए, उनके रेज्यूमे को सोर्स करते हैं, स्क्रीन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उन्हें इंटरव्यू करते हैं और उन्हें हायरिंग कर लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। अब एंड टू एंड रिक्रूटमेंट क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना, बूलियन सर्च स्ट्रिंग को बनाना, कैंडिडेट के रेज्यूमे को जॉब साइट से सर्च करना, सोर्सिंग करना, स्क्रीनिंग करना, शॉर्टलिस्टिंग करना, इंटरव्यूइंग करना, हायरिंग करना, ठीक है, ऑन बोर्डिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन, इंडक्शन, ये एंड टू एंड रिक्रूटमेंट होगा। अब सोर्स, व्हाट इज सोर्सिंग? ओके, सर्च सूटेबल कैंडिडेट और मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम जॉब साइट्स और जॉब पोर्टल्स इज सोर्सिंग। ओके, सो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, कैंडिडेट के रेज्यूमे को हम जॉब साइट से सर्च करते हैं तो इसे सोर्सिंग कहा जाता है। अब व्हाट इज़ स्क्रीनिंग? ओके, जो भी हमने रेज्यूमे सोर्स किए वो उनको हम चेक करते हैं, मैच करते हैं एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, सो सोर्स रेज्यूमे को एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम मैच करते हैं या चेक करते हैं तो उसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। शॉर्टलिस्टिंग क्या होता है? शॉर्टलिस्टिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर वी शॉर्टलिस्ट मैचिंग कैंडिडेट रेज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, फॉर नेक्स्ट हायरिंग प्रोसेस। जब हम किसी कैंडिडेट के रेज्यूमे को स्क्रीन करते हैं, यदि हमें लगता है कि ये कैंडिडेट एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन है तो उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और शॉर्टलिस्ट के बाद हम कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं और चेक करते हैं कि कैंडिडेट एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिट है, जॉब के लिए फिट है या नहीं है, या जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। यदि व्हाट इज़ सिलेक्शन और हायरिंग, यदि हमें इंटरव्यू के में लगता है कि दिस कैंडिडेट इज़ मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एंड मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, सो हम उस कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। ठीक है, अब एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर, ओके, सो हमें कई प्रकार की रिक्वायरमेंट्स पे काम करना होता है, या यूएस स्टाफिंग कंपनी में रिक्वायरमेंट्स मेनली 3 टाइप्स की हो सकती है, लेकिन हम इसे समझने के लिए 4 भागों में बांट सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, वे रिक्वायरमेंट जिनमें का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। ओके, ऐसी रिक्वायरमेंट जो एक फ़िक्स टाइम के लिए होती है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट कहते हैं। पार्ट टाइम रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट जो फुल टाइम नहीं होती है, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स इन ए डे और 20 आवर्स इन ए वीक, ऐसी रिक्वायरमेंट को हम पार्ट टाइम रिक्वायरमेंट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होती है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये कन्वर्ट होकर फुल टाइम हो जाती है। और जो चौथी रिक्वायरमेंट है ये परमानेंटली फुल टाइम होती है। ठीक है, अब हम क्लाइंट्स या अकाउंट की बात करते हैं। तो ऐसे यूएसआईटी रिक्रूटर हमें 2 प्रकार के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, एक मार्कअप अकाउंट, एक नॉन मार्कअप अकाउंट। सो मार्कअप अकाउंट में जो पे रेट होता है, जहाँ जो कैंडिडेट को हम सैलरी ऑफर करते हैं, ये फिक्स होता है, लेकिन नॉन मार्कअप अकाउंट में ये फिक्स नहीं मतलब नॉन मार्कअप अकाउंट में सैलरी फिक्स नहीं होती है या पे रेट फिक्स नहीं होती है, ये हम हमारे हिसाब से कैंडिडेट को दे सकते हैं।
अब हम यूएसआईटी रिक्रूटर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएसआईटी रिक्रूटर। अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, मेक बूलियन सर्च स्ट्रिंग, सर्च कैंडिडेट रेज्यूमे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट यूएस जॉब पोर्टल्स, सोर्स कैंडिडेट रेज्यूमे, स्क्रीन कैंडिडेट रेज्यूमे, send first contact email or job description to the candidate, call the candidate, explain job to the candidate, negotiate salary part with candidate, ask for updated resume copy from candidate, and RTR email or right to represent. As candidate confirm RTR email, then send candidate resume to team lead or account manager. As team lead or account manager approve candidate resume, then format candidate resume and send submission email to the team lead or account manager. As client shortlist or ask for interview, we coordinate with candidate, call candidate and schedule interview, schedule prep call, give reminder to candidate for interview. If client offers job to the candidate, then call candidate and confirm offer acceptance. Assist in onboarding or documentation part. Okay, this is the main job responsibility as a USIT recruiter. अब एज ए USIT रिक्रूटर हम कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स यूज़ करते हैं, उनकी बात करते हैं। एज ए USIT रिक्रूटर हम कई प्रकार के जॉब पोर्टल्स यूज़ करते हैं, करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड। हम सोशल मीडिया साइट्स भी यूज़ करते हैं जॉब पोस्टिंग के लिए, लिंक्डइन। एप्लीकेंट ट्रैकिंग टूल्स, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं हम, जैसे जॉब डिवा, सीपाल। कैंडिडेट को कॉल करने के लिए हम फ़ोन कॉल या US के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो यूज़ करते हैं, या ऐसे हम वॉइस ओवर वॉइप कहते हैं, जैसे कि गो टू कनेक्ट, डायल पैड, स्काइप और टेक्स्ट नाउ। कई तरह के हम वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम या VMS यूज़ करते हैं, जैसे फील्ड ग्लास, IQ नेविगेटर, वॉल्ट और बी लाइन। हम माइक्रोसॉफ्ट सूट का यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। हम स्नैपिंग टूल यूज़ करते हैं और इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्लैक। ओके, जैसे एज ए USIT रिक्रूटर हमें डेली बेस पे कई रिक्वायरमेंट असाइन होती है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब्स के कई पार्ट्स हो सकते हैं, कई पार्ट्स होते हैं। सो इन्हें समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब टाइटल मिलेगा, टाइटल ऑफ द जॉब, जॉब लोकेशन मिलेगी, आपको जॉब की ड्यूरेशन मिलेगी 3 महीने, 6 महीने, जॉब ID मिलेगा, क्लाइंट का नाम, हर एक जॉब के लिए एक क्लाइंट होता है, पे रेट भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है या फिर हम कैलकुलेट करते हैं, बिल रेट मेंशन होता है। पे रेट वो रेट होता है जो हम कैंडिडेट को ऑफर करते हैं और बिल रेट वो रेट होता है जो क्लाइंट हमें देता है। पे रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? मार्कअप अकाउंट से, ठीक है। बिल रेट, जो भी बिल रेट है उसे हम मार्कअप से डिवाइड कर लेंगे, कितना हम मार्कअप चाहते हैं, 30%, 35%, 40%, 45%, ठीक है। बिल रेट को हम उससे डिवाइड कर लेंगे और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो पे रेट रहेगा हमारा। अब बुलियन सर्च ऑपरेटर की बात करते हैं। सो 6 तरह के बुलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, नॉट, एस्ट्रिक, पैरेंथेसिस, कोटेशन मार्क। ओके, सो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। सो इसे अगर हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें ऑलरेडी हमने 1 या 2 वीडियो बना चुके हैं। सो आगे भी हम इस पे आपको कई वीडियो बना के आपको देंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बूलियन सर्च स्ट्रिंग ऑपरेटर, इसे हमें एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाना होगा, आपकी प्रैक्टिस करवाना होगी, ठीक है। तो ये हम इसे प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। पर डीएम, ओके, पर डीएम क्या होता है? पर डीएम और डेली अलाउंस। ओके, सो पर डीएम को डेली अलाउंस भी कहा जाता है। यदि कैंडिडेट 50 माइल्स से ज़्यादा अगर ट्रैवल कर रहा है सो उसे पर डीएम दिया जाता है, ठीक है। पर डीएम और डेली अलाउंस इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन गिव an individual or consultant or employee, typically an employee, per day to cover living expenses when traveling on
employer business location. A per diem payment can cover part or all of the expense incurred. Okay. सो इसे भी हम थोड़ा सा आगे आपको डिटेल में बताएंगे, पर आपको इतना ही अभी यहाँ पर इतना ही समझना है कि पर डीएम एक तरह का डेली अलाउंस होता है जो कि कैंडिडेट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी कैंडिडेट को क्लाइंट लोकेशन पे या कंपनी में ट्रैवल करने के लिए कंपनी लोकेशन पे अगर कोई कैंडिडेट बाहर से आता है तो उसे दिया जाता है। ठीक है। अब यदि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर ज्वाइन करते तो डेली एक्टिविटी क्या होती है हमारी वो समझते हैं। हमें सबसे पहले जॉब असाइन होगी, फिर हमें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, समझना है, बूलियन सर्च स्ट्रिंग हमें बनाना है, फिर कैंडिडेट के रेज्यूमे को यूएस जॉब साइट से सर्च करना है, फिर फर्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल बनाना है और कैंडिडेट को सेंड करना है, कैंडिडेट को कॉल करना है। अगर कैंडिडेट वीएम पे है तो एक अच्छा सा वीएम या वॉइस मेल या मैसेज ड्रॉप करना है, कैंडिडेट को कॉल करना है, कैंडिडेट को जॉब एक्सप्लेन करना है, कैंडिडेट से सैलरी नेगोशिएट करनी है। ठीक है। और जो भी सब कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेनी है, कैंडिडेट से मोस्ट अपडेटेड रेज्यूमे कॉपी लेनी है, कैंडिडेट से सबमिशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो लेना है। अब ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कैंडिडेट का वर्क ऑथराइजेशन हमें पूछना है, कैंडिडेट का बेस्ट अवेलेबल ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, बेस्ट टाइम टू रीच, कैंडिडेट जॉब अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट इंटरव्यू अवेलेबिलिटी, कैंडिडेट हैव एनी इंटरव्यू और जॉब ऑफर इन पाइपलाइन ये पूछना है, कैंडिडेट का प्रेजेंट जिप कोड पूछना है, कैंडिडेट के हाईएस्ट कंप्लीटेड एजुकेशन पूछना है, कैंडिडेट बैकग्राउंड अगर कैंडिडेट को जॉब ऑफर मिलता है तो कैंडिडेट बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और ड्रग टेस्ट के लिए कंफर्टेबल है या नहीं वो पूछना है, कैंडिडेट ने जिस भी क्लाइंट के लिए हम कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं क्या कैंडिडेट ने उस जॉब और क्लाइंट को अपना रेज्यूमे सबमिट कर दिया है या नहीं किया है वो पूछना हमें, कैंडिडेट की पार्शियल डेट ऑफ बर्थ पूछनी है और लास्ट 4 डिजिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर हमें पूछना है, और कैंडिडेट को राइट टू रिप्रेजेंट ईमेल या आरटीआर भेज देना है। यदि कैंडिडेट आरटीआर को कंफर्म कर देता है तो हमें कैंडिडेट के रेज्यूमे को अपने अकाउंट मैनेजर टीम लीड को अप्रूवल के लिए भेजना है। यदि अकाउंट मैनेजर टीम लीड कैंडिडेट के रेज्यूमे को अप्रूव कर देते हैं फिर हमें कैंडिडेट के रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग करना है। हर एक क्लाइंट की अपनी एक फॉर्मेटिंग होती है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट वी हैव टू फॉर्मेट कैंडिडेट रेज्यूमे। ठीक है। फिर हमें सबमिशन ईमेल भेजना है अपने टीम लीड या अकाउंट मैनेजर को। अब हाउ टू ड्रॉप वॉइस मैसेज। ओके, इसका ये फॉर्मेट है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आपको ये देखना है कि कैसे आपको वॉइस मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिख के दिया है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैंडिडेट को हमें टेक्स्ट मैसेज छोड़ना है, ड्रॉप करना है। ठीक है। उसका फॉर्मेट भी हमारे पास, तो ये फॉर्मेट भी हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा हमने कॉल स्क्रिप्ट इसमें मेंशन की है। इसके अलावा हमने इस नोट्स में कॉल स्क्रिप्ट मेंशन की हुई है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। और हम ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, हम आपको इसमें और प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कंप्लीट यूएसआईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग पसंद आई होगी। यदि आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। दोस्तों, अगर ये नोट्स आपको मॉडिफाइड नोट्स चाहिए तो आप को एक काम करना है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम ये जो नोट्स हैं आज ही हम इसको अपलोड करने वाले हैं या पब्लिक करने वाले हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये नोट्स ले सकते हैं और आप यूएसआईटी रिक्रूटर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप एज ए यूएसआईटी रिक्रूटर डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे और आप ज्वाइन करके एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।